हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th बायो का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे नियंत्रण करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ साइमल्टेनियसली एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करें, तालमेल में एक दूसरे के साथ में प्रॉपरली वो वर्क करें। द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। देखिए होता क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्ड करना ही क्या कहलाता है? स्टिमुलाई। क्या कहलाता है? स्टिमुलाई। अगर सिंपली बोले तो रेस्पॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज कॉल्ड टर्म स्टिमुलाई। आप एक गर्म चीज़ को टच करते हैं, फ़ौरन से छोड़ देते हैं, वो भी एक स्टिमुलाई है। आप गर्मियों में क्या प्रेफर करते हैं? कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। आप लोग विंटर्स में क्या प्रेफर करते हैं? वूलन क्लोथ्स। वाई सो? कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, और यही रिस्पॉन्स स्टिमुलाई कहलाता है। द रिएक्शन टू स्टिमुलाई इज़ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट्स अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। वेरियस बॉडी ऑर्गन्स का, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ताकि वो एक प्रॉपर रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकें स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन। एज फॉर एन एग्जांपल, डेली लाइफ से लेके चलना चाहिए। आप वॉक कर रहे हैं, आपने 1 फुट आगे रखा, 1 फुट कह रहा है पीछे से मैंने नहीं आना, तू चला जा। इज़ दैट पॉसिबल? नो। दोनों बॉडी पार्ट्स में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और इस सब को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का देखेंगे, दोनों अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, कोई सेंसरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट जो है रेस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के रिस्पेक्ट में बाय यूजिंग देयर हार्मोन्स। क्या यूज़ करते हैं? वो अपने हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। और ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? ऐसा तो नहीं है आज आपने बीज डाला, कल सुबह आप गए, आपको 6 फीट का पेड़ तैयार मिलेगा। नहीं, ये रिस्पॉन्स करते हैं वेरी स्लोली मैनर में। ये अपनी ग्रोथ की रिस्पेक्ट में अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो आप यहाँ पे 5 प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे, एंड डेफिनेशन होती है इसकी, कई दफ़े आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फाइटो हार्मोन। सिंपली द प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्म फाइटो हार्मोन्स। यहाँ पे आप 5 टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जिब्रेलिन, ऑक्सिन। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सिन, सेकेंड वन इज़ जिब्रेलिन, थर्ड वन इज़ साइटोकाइनिन, फोर्थ वन इज़ एब्सिसिक एसिड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ईथीन या इथाइलिन। हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। सबसे पहला प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन एक वो प्लांट हार्मोन है जो कि उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेल एनलार्ज, भाई सेल बड़े होंगे, सेल डिफ्रेंशिएट होंगे, तभी तो वो प्रमोट कर पाएगा ग्रोथ को। तो ऑक्सिन हेल्प इन प्लांट ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट। उसके साथ साथ ऑक्सिन फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। लेकिन इसका एक फैक्टर और होता है, जिस डायरेक्शन में सनलाइट फॉल होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ झुकता है। आपने देखा होगा कई दफ़े पेड़ छाँव की तरफ झुकते हुए चले जाते हैं, एक तरफ से हैवी हो जाते हैं। क्यों? जहाँ से सनलाइट पड़ रही है उसके अपोजिट शेड में क्या होता है? ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है, एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही वर्क करेगा। इसका भी काम सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। उसके साथ साथ जिब्रेलिन हेल्प करता है ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्थ। डोरमेंसी का मतलब आलस। भाई आपको हम उठा के ले जा रहे हैं, जब तक आपकी नींद नहीं खुले कैसे ले जाएं? गोदी में ले, काम कराना है आपसे हमको। तो उसको भाई जब तक एक बीज अपना आलस नहीं छोड़ेगा तो उसमें से प्ल्यूमिल और रेडिकल्स कैसे डेवलप होंगे? आपने देखा है बहुत सारे बीज आप लोग बोते हो, लेकिन कुछ डेवलप हो जाते हैं, कुछ नहीं डेवलप होते। कुछ में से प्ल्यूम्यूल्स और रेडिकल्स निकल आते हैं, कुछ में से नहीं निकल के आते, तो वो बेकार हो जाते हैं। तो ये करता है उसकी डोरमेंसी को, उसके आलस को ब्रेक डाउन करता है, ताकि जो सीड्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अपने आप को ओपन कर सकें और ग्रो कर सकें। थर्ड वन इज़ योर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हेल्प करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन में, 2 से 4, 4 से 8, माइटोसिस और मियोसिस एज लाइक। ठीक है।
तो ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन प्लांट्स के अंदर। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। तो इसका मतलब ये है जिब्रेलिन भी के साथ साथ साइटोकिनिन भी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इट डिले इन एजिंग ऑफ लीफ। ऐसा नहीं है कि आज पत्तियां निकली और कल को वो फॉल हो जाए, नहीं। जो डिले होता है एक ऑटम सीजन तक जो रुकी हुई रहती हैं पत्तियां, जो डिले होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है? साइटोकाइनिन की वजह से होती है। उसके साथ साथ ये प्रमोट करता है, मतलब हेल्प करता है ओपनिंग ऑफ क्लोज स्टोमेटा में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एब्सिसिक एसिड। इसका फंक्शन जस्ट वाइसी वर्सा है आपके साइटोकिनिन से। साइटोकिनिन ओपनिंग में हेल्प करता है स्टोमेटा की, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। आपका जो साइटोकिनिन होता है वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है और ये डोरमेंसी को सपोर्ट करता है कि ऐसा नहीं आज बीज डाला कल निकल आया, नहीं। वो क्या करेगा? उसमें डिले करता है कि कुछ वो टाइम ले ओपन होने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ईथीन। इट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फलों को पकाने में हेल्प करता है, ईथीन या फिर एथाइलिन से आप कहते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके प्लांट हार्मोन्स हुए। अब भाई प्लांट भी तो मूवमेंट करते हैं, बस ऐसे नहीं करते कि आज यहाँ पे है सुबह आपको 4 फीट दूर मिलेगा, नहीं। प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होकर के नहीं जाते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट आर कॉज बाय अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टू रीजन बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन की वजह से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट में ही ये अपने मूवमेंट को शो करते हैं। प्लांट में 2 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जबकि नास्टिक एज अ नेम सजेस्ट, नास्टिक मूवमेंट एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट की हम बात कर लेते हैं। हमने बता दिया एक्सटर्नल, भाई जो आप रेस्पॉन्स कर रहे हो तो एक्सटर्नल फैक्टर के रेस्पेक्ट में ही करोगे। अभी कैसे करता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इस कॉलटम ट्रॉपिज्म ही हो गया। अब या तो प्लांट किसी चीज़ के फेवर में मूव करेगा या उसके अगेंस्ट मूव करेगा। अगर किसी चीज़ के फेवर में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा, और अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो इस बेसिस पे यहाँ पे हमने इसको फर्दर क्लासीफाई किया है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में। सबसे पहला होता है आपका फोटोट्रॉपिज्म। फोटो एज अ नेम सजेस्ट, फोटो का मतलब हमने पहले भी आपको क्लियर किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फोटो मीन्स लाइट। Phototropism, the movement of plant part in response to light। लाइट की रिस्पॉन्स में प्लांट के पार्ट्स का मूव करना, रिस्पॉन्स करना, क्या कहलाता है? आपका फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। इफ़ द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स लाइट, अगर कोई प्लांट का पार्ट टुवर्ड लाइट मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगेंस्ट मूव कर रहा है लाइट के तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब ये है जो स्टेम है, जो शूट पार्ट है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। सेकंड वन इज जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड टर्म जियोट्रॉपिज्म। रूट अब यहाँ पे क्या शो करेंगे? रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती हैं, और जो शूट होती है आपका, जो स्टेम होती है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है मूव करती है, ग्रो करती है। इसका मतलब यहाँ पे रूट शो करेंगी आपको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम शो करेगी आपको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। थर्ड वन इज़ योर कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल मूवमेंट। इसमें क्या होगा? जो आपका फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है वो टुवर्ड्स द फीमेल क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुलाई इस कॉल्ड टर्म कीमोट्रॉपिज्म। जो पॉलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल की तरफ फर्टिलाइजेशन के लिए ग्रो करती है, तो वो होता है आपका कीमोट्रॉपिज्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में मूव करना क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। और रूट कैसा शो करती हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट इज़ जो नास्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की अब हम बात करेंगे। ना तो वो फेवर में होता और ना वो उसके अगेंस्ट होता, वही होता है आपका नास्टिक मूवमेंट। और इसको एक और नाम से जाना जाता है सीस्मो नास्टिक, टच करने पे। जैसे टच मी नॉट प्लांट की, छुई मी के पौधे की अगर आप बात करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम मिमोसा प्लांट होता है, मिमोसा पोडिका इसको साइंटिफिकली बोला जाता है। छुई लाजवंती, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। अगर आप इसको टच करते हो तो इसकी लीव्स जो है आपस में क्लोज हो जाती हैं, ना तो किसी के फेवर में मूव करती हैं वो, ना किसी के अगेंस्ट मूव करती हैं। इस सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट को हम थिग्मोनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। अभी जो हमने प्लांट हार्मोन देखा, जरा उसके फंक्शंस को समराइज़ कर लेते हैं।
किस में हेल्प करते हैं प्लांट हार्मोन? सीड के जर्मिनेशन में, मतलब ग्रो करने में। रूट्स स्टेम लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस कराते हैं और फ्रूट्स को राइप कराते हैं। ये हो गए आपके फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस आपके। अब कुछ अदर टर्म्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। चलिए, फोटो पीरियडिज्म वगैरह की हम बात करें। व्हाट डू मीन बाय टर्म फोटो पीरियडिज्म? द डे लेंथ ड्यूरिंग विच द लाइट इज़ अवेलेबल टू प्लांट। एक वो पूरा दिन जितने समय के लिए लाइट प्लांट के लिए अवेलेबल है वो आपका क्या कहलाता है? फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। लेकिन अब एनिमल्स में खाली हार्मोन्स नहीं होते हैं, इनमें अदर चीज़ें भी आ जाएंगी। आपका नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाएगा, काफ़ी कुछ आ जाएगा। आपको पता है जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें आप नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूरॉन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म योर नर्वस सिस्टम्स। ओके, हाइड्रा, बहुत से लोग समझते हैं हाइड्रा इज़ अ प्लांट। नो, हाइड्रा इज़ नॉट अ प्लांट, हाइड्रा इज़ एन एनिमल। इसके पास एक नर्वस सिस्टम होता है, प्रॉपर ब्रेन नहीं होता, नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स का एक नेटवर्क होता है। अब ह्यूमंस में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी इन ह्यूमंस की अगर आप बात करेंगे। एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से आप लोग जानते होंगे, आपने क्लास 9th में ये स्टडी किया है। एक नर्व सेल है, मतलब एक यूनिट है, एक न्यूरॉन है, एक सिंगल नर्व सेल है। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इसको नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की और बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल वाला अगर क्वेश्चन आता है विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड टर्म न्यूरॉन। जरा डायग्राम को देखिए, डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना। सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी को ट्रांसमिट कराते हैं। सेल बॉडी कंटेन करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है न्यूक्लियस, वो प्रोसेस कराता है डेटा को, फिर वहाँ से एक्सन को ट्रांसमिट कराता है। जो एक लॉन्ग ब्रांच होती है उसे हम एक्सन कहते हैं। एक्सन जो है प्रोटेक्ट रहती है माइलिन से बनी हुई शीट से, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसमें कंप्रेशन ना आए बहुत ज़्यादा। वहाँ से ये सिग्नल जाते हैं नर्व एंडिंग, और यहाँ नर्व एंडिंग से सेकेंड न्यूरॉन वाया द डेंड्राइट्स कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से सिग्नल क्या करते हैं पूरे नर्व्स में आपके ट्रांसमिट करते हैं। बट बेटा जब एक नर्व को आप दूसरे नर्व से जोड़ते हो, मतलब एक न्यूरॉन को आप दूसरे न्यूरॉन से जोड़ते हो, कोई भी चीज़ अगर जुड़ेगी इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रहता है। कितने अगर कोई चीज़ टूटे आप कितना भी उसे जोड़ लीजिए आपको क्रैक वहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड अ टर्म साइनेप्स। जरा अब इसकी थियोरी पे नज़र डाल लेते हैं। न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। जो शॉर्टेस्ट फाइबर होते हैं न्यूरॉन के उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है उसे हम एक्सन कहते हैं। ठीक है, और डेंड्राइट पिकअप द नर्व इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड पास टू एक्सन, और सेल बॉडी के थ्रू से पास करा देते हैं। और दो न्यूरॉन के बीच का गैप सभी हमने आपको बताया क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। अब न्यूरॉन बेसिकली बेटा 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सेंसरी, दूसरी होती है मोटर, तीसरी होती है रिले। देखिए, सेंसरी न्यूरॉन मिला के सेंसरी नर्वस सिस्टम बनाएंगे, मोटरिंग न्यूरॉन मिला के मोटरिंग नर्वस सिस्टम बनाएंगे, रिले न्यूरॉन मिल के रिले नर्वस सिस्टम बनाएंगे। सेंसरी एज अ नेम सजेस्ट, सेंसरी सेंस करेंगी। जब आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो इसका मतलब आपको लगा कोई चीज़, एक हॉट आपने बॉटल टच करी, आपका हाथ जल गया, आपने छोड़ दिया उसको तुरंत, तो उस दौरान जो सिग्नल लेती है वो होती है आपके सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्वस सिस्टम। उनका काम होता है सिग्नल को बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाना। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? दे कैरी ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेगा आपको छोड़ दे, तेरा हाथ जल रहा है। बहुत नैनो सेकेंड्स के काम होते हैं ये, एक्शन एंड रिएक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर के चैप्टर में आप देखेंगे एक टॉपिक। ठीक है, उस दौरान जो जिसने सिग्नल दिया कि छोड़ दे, जल गया हाथ, वो थी आपकी मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी मोटर आप खुद सोचिए कितना फास्ट ये रेस्पॉन्ड करते हैं। तो सेंसरी का काम होता है बॉडी टू सीएनएस लेकर के जाना सिग्नल, और मोटरिंग का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक वापस सिग्नल को लेके आना। और जो इसका इंटरमीडिएट कनेक्टिंग अदर जो इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं वो होती हैं आपकी रिले न्यूरॉन। यहाँ पे उसके अलावा फर्दर 2 टाइप की नर्व्स और होती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो पहले स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती हैं और
स्पाइनल कॉर्ड देन आपकी ब्रेन से कनेक्ट होती है। एक और प्रकार की नर्व होती है जिन्हें आप विजुअल नर्व कहते हो। विजुअल नर्व का काम होता है इंटरनल ऑर्गन्स को, भाई बॉडी के अंदर और भी तो बॉडी पार्ट्स हैं, और भी तो ऑर्गन्स, आपकी किडनी है, लंग्स हैं, लिवर है, इन सबको जो कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, वो होती हैं आपकी विजुअल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व फर्दर वही आ जाएगा। सेंसरी और मोटर, सेंसरी मोटर आपको हमने बता दिया कैसे होता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप ब्रीफ में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, उसमें आता है आपका बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्या आता है आपका? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं, ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक को आप इनवॉलेंट्री के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ऑटोनॉमिक का मतलब है, या इनवॉलेंट्री का मतलब वो होता है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज़, ईसोफेगस का काम करना, स्टमक, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ अपने आप खुद नियंत्रण, जिसे सिर्फ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर सकता है, आप खुद से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो आपके नियंत्रण में है, जो आपके कंट्रोल में है, वो कहलाता है आपका वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक भी दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अगर आप आई की बात करें तो आई का जो पीपल होता है उसका साइज़ वेरी करता है, उसमें एक्सपेंशन और डायलेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है। एक बार वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिंपैथेटिक, और एक्सपेंड हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक। एक्शन का रिएक्शन, ये दोनों क्या होते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमने बात कर ली, वॉलेंट्री आपको बता दिया, इनवॉलेंट्री आपको बता दिया, ऑटोनॉमिक जो अपने आप सेल्फ में वर्क करते हैं, सिंपैथेटिक जैसे आइज़, डायलेट पीपल, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिंपैथेटिक। लंग्स का, ब्रोंकस का, एक बार भाई वो भी तो कंप्रेस और एक्सपेंड होती हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के आते हैं। इस चार्ट को आप नोट कर लेना, कई दफ़े क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आपकी आएंगी, ब्रेन जिसका साइंटिफिक नेम एनसीफेलन होता है, बी रिमेंबर। ठीक है, ब्रेन एनसीफेलन, और स्पाइनल कॉर्ड जिसका साइंटिफिक नेम माइलन होता है। ये साइड व्यू मैंने उसका आपको दिखाया है। ठीक है, अब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ आपके 2 टॉपिक्स रिमेनिंग हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, send me your problems, I will surely help you out in every manner. Thanks for watching my videos.